Welcome to Mohit Master Classes. Today I will teach you about D and F block. Let's begin with D block first. D block में सबसे पहले आपको एक मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए कि D block हमारा टोटल 10 ग्रुप का बना हुआ होता है फ्रॉम ग्रुप नंबर थर्ड टू ग्रुप नंबर 12 और डी ब्लॉक में हम चार सीरीज को डिफाइन करते हैं 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज एंड 6D। 3D सीरीज को याद करने की ट्रिक होती है साइंस तेरी वाह करे माना फिर कौन निकाले कॉपर सिंह। 4D सीरीज के लिए यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहा पड़े तो आग में कूद जा। 5D सीरीज के लिए ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इधर पिटाई और होगी। 4F और 5F सीरीज के लिए मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगा। 60 सीरीज के लिए एक्टिनॉइड तो आपको याद ही करना पड़ेगा लेकिन उसके बाद की ट्रिक है रदरफोर्ड डूबे सी में बोहर हंस मत डर से रोए कॉपर। डी ब्लॉक में अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर हमें 3D सीरीज के लिए लिखना है तो उसमें जो इनर्ट गैस आती है वो आती है आर्गन। 4D सीरीज के लिए क्रिप्टन, 5D सीरीज के लिए xenon एंड 60 सीरीज के लिए रेडॉन। 3D सीरीज में सबसे पहले हमें 18 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं इनर्ट गैस में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एलिमेंट हम एस और डी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सेम इसी की तरह 4D सीरीज के लिए भी हम क्रिप्टन में 36 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मेटल हम एस और डी में भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन 5D और 60 सीरीज में हमें एक्सेप्शन होते हैं। कैसे? जैसे लेंथेनम है वो 4F सीरीज से पहले प्रेजेंट रहता है तो इसलिए उसमें F के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते। इसमें नॉर्मल जेनन और S और D में इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे वो भरेंगे। लेकिन लेंथेनॉइड के बाद हाफनियम टू मर्क्यूरी हमें F के इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड कर देने हैं क्योंकि हाफनियम से पहले 4F सीरीज आती है जिसके अंदर टोटल 14 एलिमेंट है। इस वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का होता है। और 60 सीरीज के लिए 5F सीरीज आ जाती है इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का हो जाता है। यहाँ पे आपको 4F 14 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं। इसके बाद अब हमें देखना है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। इसको याद करने की ट्रिक है रोहित क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे नवाब मौत रुकावट रहा पड़ेगी। जो इसमें आपको ऑरेंज कलर के एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनमें NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है s ऑर्बिटल में और येलो में जो पैलेडिनम है उसमें NS0% रहता है। ये तो सबसे एक्सेप्शनल केस और इसको याद करने की ट्रिक है कि आप जब भी ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको एक की शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो जैसे चाबी होती है ना वैसे ही सेम स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आप। इसके बाद अब हमें देखना है ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। द एलिमेंट whose atom or simple ion contain partially filled d orbital आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। मतलब एलिमेंट जिनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है हम उसे ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। जैसे एग्जांपल स्कैंडियम। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d1। इसमें डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये पार्शियली फिल्ड हो गया इस वजह से ट्रांजिशन। लेकिन अब हम जिंक का केस देखेंगे। इसमें क्या है D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है और Zn+2 में भी हमें इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। इस वजह से नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। थर्ड केस कॉपर के लिए अगर हम देखेंगे तो अगर वो एलिमेंट चाहे आयोनिक स्टेज में भी उसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो तो भी वो ट्रांजिशन मेटल में आएगा। जैसे कॉपर का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता ही होगा 4s1 3d10 हो लेकिन कॉपर +2 में भी प्रेजेंट रहता है तो उसमें 3d9 मिला मतलब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो गया। इस वजह से वो ट्रांजिशन मेटल में आता है। सेम केस सिल्वर के लिए भी होता है Ag। इसके बाद हमें नोट देखना है Zn कैडमियम और मर्क्यूरी जनता कर देगी हंगामा। ये तीन ऐसे मेटल है डी ब्लॉक में जो नॉन ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं बिकॉज ये नॉर्मल स्टेट में और आयोनिक स्टेज में दोनों ही स्टेज में ये D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। और आपसे एक एसेशन रीजन पूछा जा सकता है कि सारे ट्रांजिशन मेटल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन मेटल। इसका मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। एक्सेप्शनल है जनता कर देगी हंगामा। इसके बाद अब आपको देखना है ऑक्सीडेशन। जनरली हमें पता है कि ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है इसमें जो एनर्जी होती है NS और N-1 डी ऑर्बिटल की वो सेम होने के कारण दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के। फॉर एग्जांपल आयरन का केस आपको सबको ही पता है कि आयरन +2
और +3 दोनों ही केस में प्रेजेंट रहता है, लेकिन आयरन +3 इज मोर स्टेबल देन आयरन +2 ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इस टेबल में अब मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन। इसमें आपको याद रखना है कि स्कैंडियम और जिंक दोनों ही ऐसे एलिमेंट है जिनमें सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। जिंक में +2 बिकॉज उसमें D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाता है, और स्कैंडियम में +3 क्योंकि इसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। सबसे मैक्सिमम हमें मैग्नीज को देखने को मिलता है, वो है +7। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम और जिंक ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +3 एंड प्लस। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में है मैग, ये कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में है +2। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक में आते हैं Ru और ऑस्मियम में, विच इज +8, और इनका स्ट्रक्चर है RuO4 एंड OSO4। इसके बाद हमें देखना है जो स्कैंडियम +2 है वो नहीं पाया जाता, लेकिन स्कैंडियम +3 पाया जाता है, क्योंकि स्कैंडियम +3 में वो स्टेबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, इस वजह से स्कैंडियम +3 देखने को मिलता है। इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो है टाइटेनियम +4 सबसे ज्यादा स्टेबल है टाइटेनियम +2 से, +3 से एंड नॉर्मल टाइटेनियम। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम +4 में हमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। ये क्या होता है, जो इनर्ट गैस हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर वो किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इस वजह से टाइटेनियम +4 सबसे ज्यादा स्टेबल। अब जिंक only show one oxidation state +2 because Zn +2 has electronic configuration argon 3d10, इस वजह से वो सबसे ज्यादा स्टेबल है और वो सिर्फ +2 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। अगर आपको कभी भी किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हमें उसके जो नॉर्मल s में और n-1 d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए उन दोनों का सम कर देना है, तो हमें उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल जाए। जैसे स्कैंडियम में 3, टाइटेनियम में 4, ऐसे ऐसे और फर्दर है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन 3D सीरीज में +7 होती है जो मैग्नीज की पाई जाती है। ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटिंग, मतलब वन से डिफर करती है ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे V+2, V+3, V+4 एंड V+। लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर करती है बाय यूनिट ऑफ 2, जैसे lead+2, lead+4 एटसेट्रा। अब मैं आपको पी ब्लॉक में बाद में पढ़ाऊंगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो ज्यादा स्टेबल होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन डी ब्लॉक में इसी का अपोजिट होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन। जैसे डी ब्लॉक में हमें नॉर्मल केस है टंगस्टन का, टंगस्टन +6 ज्यादा स्टेबल है टंगस्टन +3 के। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें भी एक रूल होता है कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ग्रुप में स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, इस वजह से क्रोमियम +3 ज्यादा स्टेबल होता है क्रोमियम प्लस। और इसमें आपने देखा कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, इस वजह से MO+6 और टंगस्टन +6 ज्यादा स्टेबल होते हैं क्रोमियम प्लस। इसके बाद अमंग MoO3, टंगस्टन O3 एंड K2Cr2O7, ओनली K2Cr2O7 ही ऐसा अकेला है जो H+ के साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज क्रोमियम +6 रिड्यूस करता है अपने आप को क्रोमियम +3 में, क्योंकि ये वाला केस कि क्रोमियम +3 ज्यादा स्टेबल होता है +6। इसके बाद लो और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लाइक निकल एंड आयरन आर फाउंड व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज सिग्मा एंड पाई एक्सेप्टर। मतलब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंपाउंड दिखाए थे CO वाले, जिनमें दोनों सिग्मा एंड पाई प्रेजेंट रहते, तो इन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहता है, जैसे निकल का भी 0 है और आयरन का भी। अब हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख। डी ब्लॉक सबसे पहली है मेलेबल। मेलेबल क्या होता है कि वो इजिली प्रेस हो जाती है जिस शेप में आप उसे करना चाहे विदाउट ब्रेकिंग और क्रैक। सोनोरस क्या होती है, जो साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे जो मंदिर में घंटे होते हैं वैसे। डक्टाइल क्या होती है कि वो डिफॉर्म हो जाए अपनी शेप से विदाउट लूजिंग टफनेस। लश्रस मतलब होता है चमकना, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट अपना लश्रस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम लूज देयर लश्र ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसके बाद एनसीईआरटी में आपको
एलॉय नाम का एक टॉपिक दिया हुआ है। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एलिमेंट को हम एलॉय कहते हैं। सबसे फर्स्ट है ब्रास। ब्रास के अंदर कॉपर जिंक होता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर टिन। गन मेटल और बेल मेटल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर कॉपर जिंक टिन। जर्मन सिल्वर जो मेनली आजकल भगवान की सिल्वर कलर की जो मूर्ति आती है उनमें प्रेजेंट होता है, उसके अंदर कॉपर जिंक और निकल प्रेजेंट रहता है। और फिफ्थ वन है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनता है कार्बन, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। ये दोनों आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन द साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, उसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब लेंथेनॉइड के बाद आपको पता है कि 4f सीरीज आती है। 4f सीरीज में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते, लेकिन वो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना कमजोर होता है, जेड इफेक्टिव दूसरे मेटल के लिए बढ़ जाता है। इस वजह से उनका साइज छोटा होता चला जाता है। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, रेडियस ऑफ मेटल ऑफ 5d सीरीज are found to be very similar to those of corresponding member of 4d series। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और due to similar size of element of 4d series and 5d series, इन दोनों सीरीज की सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे एस स्कैंडियम और वाई और लेंथ, ये इन दोनों में कोई भी एक्सेप्शन नहीं। डाउन द ग्रुप हमें पता है कि साइज बढ़ता है, तो सेम कोई एक्सेप्शन के बिना साइज बढ़। इनमें भी 3D और 4D सीरीज में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि इनमें 4f इलेक्ट्रॉन अभी फिल नहीं। लेकिन 4D के बाद 5D सीरीज में 4f इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसके कारण 4D सीरीज और 5D सीरीज की दोनों की साइज बराबर होती चली जाती है, जिसके कारण इन दोनों की सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। आपको दिख रहा होगा इन दोनों में मैंने इक्वल टू लगा। इसके बाद अब हमें देखना है एटॉमिक साइज। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो मैंने आपको पहले बताया, एटॉमिक और आयोनिक कॉन्ट्रैक्शन in lanthanide series, or the decrease in atomic or ionic radii from cerium to lutetium due to imperfect shielding of 4f electron from nuclear charge is known as lanthanide quantum। इसमें आपको 4f इलेक्ट्रॉन को याद करने की ट्रिक मैं अभी बता देता हूँ, बाद में तो मैं आपको फिर से बताऊंगा ही। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन भी भरते जा रहे हैं, लेकिन उनका हमें पता है इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है, इसके कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है और साइज डिक्रीज हो। ये सब मेन रीजन बताए गए हैं कि क्यों 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने से हमारा साइज क्यों डिक्रीज होता है, और वो उनका शील्डिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल से कितना कम होता है, एंड एटसेट्रा। फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम, इनमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि यूरोपियम का साइज ज्यादा हो जाता है सीरियम, बाकी सब नॉर्मल ट्रेंड आता है। इसके बाद अब हमें देखना है एटॉमिक साइज ऑफ 3D सीरीज। तो साइंस थ्योरी वाह करे मानव, वो वाला निमोनिक था, उसका साइज। इसमें साइंस थ्योरी वाह करे तक साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर देता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। फ्रॉम मैग्नीज टू निकल, यहाँ पे साइज नियरली कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज और IER दोनों सेम हो जाता है। फ्रॉम कॉपर टू जिंक साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि IER डोमिनेट कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ऐसा ग्राफ। इसके बाद हमें डेंसिटी दी। इसमें हमें ध्यान रखना है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है जिंक। जिंक हमारा एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है, तो वैलिडिनम के बाद आ जाता है। डेंसिटी क्या हुआ? द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस कपल्ड विद increase in atomic mass result in general increase in density as we go from left to right। Metallic radius of zinc is more than radius of copper, so volume of zinc is more than volume of copper, so density of copper is more than zinc। इसके कारण जिंक का एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलता है। और आपको याद रखना है कि हाईएस्ट डेंसिटी डी ब्लॉक में होता है ऑस्मियम की और इरिडियम। अब हमें डेंसिटी के बाद पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। The amount of energy which is required to remove an electron from a atom or metal, या generally ionization energy होती है, वो increase होती है from left to right due to increase in atom। Second point है कैंडियम है, उसकी सबसे lowest and जिंक की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसका रीजन ये वाला रीजन। फिर उसके बाद है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जनता कर देगी हंगामा, हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये नॉन ट्रांजिशन मेटल है,
इनकी D10 स्टेबिलिटी आती है, इस वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है क्रोमियम और मैग्नीज। इसमें हमें कंपेयर करना है इन दोनों की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्रोमियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है मैग्नीज की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। क्रोमियम +1 को हमें अगर क्रोमियम +2 में कन्वर्ट करना है तो इसमें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने नॉर्मल क्रोमियम एटम को क्रोमियम आयन में कन्वर्ट। क्रोमियम प्लस को अगर हम क्रोमियम +2 में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है आर्गन 3d4। और जब हम मैग्नीज प्लस को कन्वर्ट करते हैं मैग्नीज +2 में तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है आर्गन 3d5। मतलब मैग्नीज +2 हमारा हाफ फिल डी ऑर्बिटल के कारण ज्यादा स्टेबल हो जाता है क्रोमियम +2 से। इस वजह से ये वाली रिएक्शन फेवर कर। तो रीजन क्या हुआ कि क्रोमियम आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हुई, क्योंकि क्रोमियम +1 एक हाफ फिल डी ऑर्बिटल स्टेबल एलिमेंट है। अगर हम स्टेबल एलिमेंट को अगर हम अनस्टेबल बनाएंगे तो हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ज्यादा रहती है मैग्नीज। अब आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई क्रोमियम +2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और मैग्नीज +3 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग। पहले आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि दोनों की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो सेम आता। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो ऑक्सीडाइज होगा सिंपल टर्म में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो रिड्यूस होगा सिंपल। क्रोमियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है आर्गन 4s0 3d4 और मैग्नीज +3 की आती है आर्गन 4s0 3d4। देखो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसलिए एक्ट करता है क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके ये 3d3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, जिसके कारण वो हाफ फिल्ड T2G स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। और मैग्नीज +2 में इसलिए जाता है क्योंकि वो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, जो कि एक हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। फिर इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ये हमेशा के लिए ट्रू है। आयोनाइजेशन एनर्जी 3 हमेशा ज्यादा होती है सेकंड से, और सेकंड हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट। फिर इसके बाद हमें मैग्नीज और आयरन का केस देखना है। मैग्नीज +1 कन्वर्ट होता है मैग्नीज +2 में, क्योंकि वो हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। और Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होता है सेम रीजन। Mn+2 एंड Fe+3 have D5 configuration which is relatively more stable due to higher exchange energy। फिर एक और एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज मोर देन आयरन, क्योंकि आयरन की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में वो कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है 3d5 विच इज स्टेबल, तो इसलिए वो कम एनर्जी लेगा। लेकिन मैग्नीज के केस में वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, तो इस वजह से उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है आयरन। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर क्रोमियम एंड कॉपर इज हाई बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयन क्रोमियम +1 एंड कॉपर +1 रिलेटिवली टफ। क्यों? क्योंकि क्रोमियम +1 एंड कॉपर +1 में हमारे पास D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना गया है। इसके बाद हमें देखना है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज लो बट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई विद रिस्पेक्ट टू कॉपर। इसका भी सेम वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला ही रीजन आता है। 3d10 है कॉपर +1, तो अगर हम +2 में कन्वर्ट करेंगे तो 3d9 हो जाएगा, अनस्टेबल हो गया। अगर और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d8 हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन जिंक के केस में Zn+1 है 4s2 3d10, तो दो इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल लिए तो उसमें हो जाएगा आर्गन 3d10, और अगर तीन निकालिए तो आर्गन 3d9। यही रीजन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d10 फुली फिल्ड सबशेल इज टफ विद रिस्पेक्ट टू 3d0। इसमें यही बताया गया है कि फुली फिल्ड की जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, वो ज्यादा होती है 3d0। इसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आपको पहले ही बता, बेसिकली ये दोनों ही नोट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड। इसके बाद अब हमें पढ़ना है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसे बनी है? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1d in addition to ns इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। ये ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मैंने आपको बताया था, ns और n-1d दोनों ही सेम एनर्जी के होते हैं,
इसके कारण ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में तीनों में सिर्फ आपको एक ही रूल याद रखना है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे उतने ज्यादा हमारे पास इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे अब मैं आपको इस टेबल में दिखाऊंगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, जिसके कारण मेटल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़े। स्कैंडियम के केस में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम केस में 2, 3, फिर क्रोमियम में 6, मैग्नीज में 5। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में प्रेजेंट रहते हैं विच इज 6, क्योंकि इसमें एस बी हाफ फिल्ड है और डी बी हाफ। तो इसके कारण एनसीईआरटी में की लाइन है ये कि क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग 3D और ग्रुप 6 एलिमेंट की सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर ग्रुप इन डी। ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन इज यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट। टंगस्टन भी हमारा ग्रुप 6 का एलिमेंट। तो ग्रुप 6 में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ आपने क्रोमियम में देख लिया हो। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगता है कि डाउन द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप के नीचे जाते रहेंगे उसमें उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो इसी के लिए ये वाला स्टेटमेंट आता है कि टंगस्टन यूज होता है बल्ब फिलामेंट के लिए क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब आप सोचेंगे कि इस ग्राफ में मैग्नीज 30 में हमारा ग्राफ एकदम से डाउन क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन मैं बताता हूँ। एज मैग्नीज और जिंक हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? एक में D5 है मैग्नीज में और एक में D10, दोनों में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सो दे वुड नॉट like to lose electron or delocalized lead to weak metallic bonding, hence low melting point। तो पहले से ही स्टेबल है तो आप उन्हें और कैसे स्टेबल बनाओगे? इस वजह से वो बॉन्ड ही नहीं बना ज्यादा पावरफुल, इस वजह से वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है और इसी के कारण उनका मेल्ट स्लो हो जाता है। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जनता कर देगी हंगामा, एक ऐसे एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो इसी के कारण आपने देखा होगा कि ग्राफ के एंडिंग में एक स्टीप डाउन कर्व देखने को मिलता है क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइल सबसे कम होता है। इसके बाद अब हमें देखना है हीट ऑफ एटम। ये क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ मेटल लैटिस इनटू अ न्यूट्रल मेटल एटम इज नोन एज हीट ऑफ। मतलब मेटल को अब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट एटम, तो जो हीट हमें जरूरत उसे हम हीट ऑफ एटमाइजेशन। इसका भी सेम वही मेल्टिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगी और हीट ऑफ एटमाइजेशन बढ़ेगी। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है? जो 3D सीरीज की होती है और 4D सीरीज की और 5, तो डाउन द ग्रुप जाने में हमारी मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ती जाती है, 5D सीरीज की सबसे ज्यादा, फिर 4D की, फिर 3D। और मेटेलिक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन, जिसी के कारण 5D का हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा रहता है 4D से, और 4D का उसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा था कि मैं क्रोमियम की सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा कि वेनेडियम एलिमेंट की 3D सीरीज में सबसे ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन है। इसमें भी सेम वही रीजन आता है कि मैग्नीज और जिंक में हमें एकदम से ये डाउन क्यों देख रहा। मैग्नीज एंड जिंक हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, हेंस लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब हम देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में टॉपिक दिया गया है, ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर। सबसे पहला, सॉलिड से गैस में अगर कन्वर्ट करें तो जो मैंने आपको पहले बताया, एटमाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब मेटल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उससे, और हाइड्रेशन, ये 3 फैक्टर करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। एनसीईआरटी में आपको ये वैल्यू दी गई है मेटल 2+ से मेटल में कन्वर्ट करने पर किस किस मेटल की क्या वैल्यू होती है। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आती है। अगर हमें मेटल को मेटल 2+ में कन्वर्ट करना है, मतलब उसे आयोनिक स्टेट में कन्वर्ट है, तो हमारे पास ये 3 केस होने चाहिए। उसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल कम होनी, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल कम होनी चाहिए, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 3D मेटल हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर की पॉजिटिव, और कॉपर है पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, जिसके कारण कॉपर 2+ के पास ग्रेट टेंडेंसी होती है टू गेट रिड्यूस इन कॉपर मेटल। और कॉपर एक ऐसा मेटल है 3D सीरीज में जो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। इसके बाद ये एनसीईआरटी में टेबल दी गई हीट ऑफ एटम की वैल्यू, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ये याद करना चाहें तो अगर क्वेश्चन में अगर हाई
एंथैल्पी ऑफ एटम एंड हाई फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी तो उनकी लेस टेंडेंसी होगी रिड्यूस करने की। अगर हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी दे रखी है तो मोर टेंडेंसी होगी रिड्यूस। इसके बाद जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। और इसमें एक्सेप्शन क्यों आते हैं, क्योंकि D5 एंड D10 की स्टेप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। इसमें ये बताया गया हीट ऑफ एटमाइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया था 5D की ज्यादा होती है 4D से, और 4D की होती है। और वैलिडिनम एक ऐसा एलिमेंट है हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा है अमंग थ्री। रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है एटमाइजेशन पे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के और हाइड। लेकिन इसमें एक कॉपर एक अकेला एलिमेंट है 3D सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। अब हमें समरी के बाद देखना है रिडक्शन। इसमें हमें एनसीईआरटी में रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम मेटल 3+ से हमें मेटल 2+ जाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इन तीन एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव दी गई है और इन तीन एलिमेंट्स के लिए पॉजिटिव दी। मतलब कई इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम दिस एलिमेंट हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। आपको याद रखना है कि मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव। अब मैग्नीज और जिंक हाई वैल्यू क्यों जाती है Mn+2 से Mn+3 कन्वर्ट, बिकॉज Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d5, तो ये हाफ हेल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप इसे मेटल+3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आर्गन 3d4 बन जाएगा, तो ये लेस स्टेबल हो गया। इस वजह से हाई वैल्यू आएगी रिडक्शन पोटेंशियल। सेम जिंक वाला केस है, इसमें 3d10 है फुल फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और Zn+3 करेंगे तो इसमें भी 3d9 हो जाएगा, जिसके कारण ये लेस स्टेबल हो जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक is due to removal of electron from stable D10 configuration of Zn+2। ये हो गया जिंक के लिए रीजन। और comparatively high value of Mn shows that Mn+2 is particularly more stable than Mn+3। फिर लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम होती है। स्कैंडियम+2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d1, लेकिन अब हम इसे एक और इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करवाते हैं तो स्कैंडियम+3 हो जाएगा, जिसमें हमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। इसके कारण इसमें हमें बहुत ही कम एनर्जी के देने से ही हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू कम आती है। फिर एनसीईआरटी में लाइनें दी गई है कि लो वैल्यू और लेस पॉजिटिव होती है आयरन के लिए विद रिस्पेक्ट टू कोबाल्ट एंड मैग्नीज, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप कहीं भी वैल्यू देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की या ऐसा कुछ, तो उसमें मेन रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आता है। जैसे Fe+2 है 3d6 है, उसे Fe+3 में कन्वर्ट करेंगे तो 3d5 आ जाए, तो हाफ एल डी सब शेल बन जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए लेस पॉजिटिव वैल्यू आए। सेम लेस नेगेटिव आती है वैलिडिनम के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइटेनियम एंड क्रोमियम। इसमें क्या होता है वैलिडिनम+3 है तो 3d2 है, अब हम उसे एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो V+2 बन जाएगा, जो 3d3 T2g हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इसके कारण लेस नेगेटिव हो जाता है टाइटेनियम क्रोमियम। इसके बाद की ई नॉट वैल्यू ऑफ मैग्नीज एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल। क्यों? क्योंकि इनकी लेस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है और मोर पॉजिटिव वैल्यू होती है रिडक्शन पर। ई नॉट वैल्यू ऑफ निकल इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड, बिकॉज मोर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन रहती है और मोर एंथैल्पी ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल रहता है। और ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर इज पॉजिटिव बिकॉज द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर टू कॉपर 2+ इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये इसका रीजन दिया गया है कि कॉपर 2+ से कॉपर बनने में उसकी एंथैल्पी क्यों पॉजिटिव रहे। जैसे कॉपर है, कॉपर को सबसे पहले हम हीट ऑफ एटमाइजेशन देंगे तो कॉपर गैस में कन्वर्ट होगा, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे 2 बार क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, फिर उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी देंगे तो कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बैलेंस नहीं हो पाती इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से, सो इस वजह से इसकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव। अब रिडक्शन पोटेंशियल के बाद अब हमें पढ़ना है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? जब स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड बोरॉन जब ट्रैप हो जाते हैं इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, देन हम उन कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपको इमेज दिख रही होगी कि यहाँ पे मेटल लैटिस में सिर्फ टाइटेनियम प्योर मेटल, लेकिन हाइड्रोजन डालने पर ये हाइड्रोजन इनके इंटर एटॉमिक स्पेस में ट्रैप हो चुके हैं, इसके कारण ये एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया। इनकी प्रॉपर्टीज होती है दे आर यूजुअली नॉन स्टाइकोमेट्रिक एंड नाइदर टिपिकली आयोनिक और नॉर कोवेलेंट, मतलब इनका प्रॉपर फॉर्मूला नहीं रहता, स्टाइकोमेट्री नहीं रहता। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम कार्बन आ गया, मतलब अलग ही फॉर्मूला दिख जाएगा Mn4n Fe3
H, VH0.56 and titanium H1. The formula quoted do not, of course, corresponding to any normal oxidation state of metal. इसके फॉर्मूले में कोई भी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहती मेटल। इसके बाद हम हमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखें। सबसे पहला है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है प्योर मेटल से। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड रहते हैं, मतलब डायमंड जितनी हार्डनेस हो जाती है, मेटेलिक कंडक्टिविटी शो करते हैं। केमिकली इनर्ट हो। मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल है जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा टाइटेनियम कार्बन के कंपाउंड। अब इसके बाद हमें देखना है कैटेलिक एक्टिविटी। बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल है वो कैटेलिक एक्टिविटी 4 रीजन के कारण दिखाता है। फर्स्ट वन इज एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, सेकेंड वन इज लार्ज सरफेस एरिया, थर्ड वन इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिट। इसमें मैंने आपको स्टार लगा रखे हैं बस वही मेटल के रिएक्शन और कैटलिस्ट देख। सबसे पहला है टाइटेनियम। टाइटेनियम का कैटलिस्ट है टाइटेनियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल। इसे हम कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये क्या होता है, इसमें हम पॉलीथीन बना सकते हैं फ्रॉम इथीन। सेकेंड वन होता है वेलिडिनम का, इसका होता है V2O4। ये क्या होता है, इसको सिर्फ आपको याद रखना है कि ये सिर्फ कॉन्टेक्ट प्रोसेस में काम आता है, SO2 को SO3 में कन्वर्ट। क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम का कैटलिस्ट ये होता है और ये यूज होता है फॉर एरोमेटाइजेशन। ये आपको मैं ऑर्गेनिक में भी बताऊंगा। उसके बाद आता है आयरन। आयरन 2 टाइप से इस्तेमाल होता है। सबसे पहले एनहाइड्रस FeCl3 जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑर्गेनिक में जब आएगा तो उसमें इस्तेमाल होता है। सेकेंड होता है आयरन ट्यूब प्लस हीट। ये हेबर्स प्रोसेस में इस्तेमाल होता है विच हेल्प इन अमोनिया फॉर्मेशन। आपको याद रखना है अमोनिया के फॉर्मेशन में आयरन इस्तेमाल। निकल, पैलेडिनम और प्लेटिनियम ये तीनों हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन में इस्तेमाल होते हैं। मतलब अल्कीन और अल्काइन से हम नॉर्मल अल्कीन बना तब इस्तेमाल में आता है। और लास्ट वन होता है पीडी। पीडी हमारा वेकर प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। इसमें हम एल्कीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड। इसके बाद देखना है ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ऑक्साइड ऑफ मेटल, बेसिकली मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड 3 केस हो सकते हैं विद +1, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो बेसिक होते हैं। लेकिन अगर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाती है जैसे +5, +6, +7 तो वो एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी काम। एंड विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वो एम्फोटेरिक मतलब बोथ बेस एंड एसिड की तरह एक्ट कर। जैसे इसमें एग्जांपल है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर 2 ऑक्साइड, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, +3 के ये एग्जाम। इसमें आपको याद रखना है ZnO, Cr2O3, TiO2 एंड V2O5 आर एम्फोटेरिक इन नेचर। लेकिन V2O5 को हम टोटली एम्फोटेरिक नहीं कह सकते, लेकिन वो लेस बेसिक की तरफ थोड़ा टिल्ट रहता है, मतलब वो स्लाइटली बेसिक ही होता है। अब इस टेबल में आपको इनका ऑक्सीडेशन नंबर और इनके कौन से कंपाउंड देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलेगा। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में इसके ऑक्साइड की ट्रिक बताऊंगा और फुली डिटेल में बता दूंगा कि कौन सा एम्फोटेरिक होता है एक ट्रिक के साथ। अब हमें देखना है ऑक्साइड, ऑक्सोएनाइन एंड ऑक्सोकेट। एज ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल वेलिडियम के केस में जैसे V2O3 है तो ये बेसिक होता है, और V2O4 हो गया तो ये लेस बेसिक हो गया। V2O5 है ये एम्फोटेरिक का काम। तो जैसे जैसे अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आता है 3+3, इसमें आता है +4, इसमें आता है +5, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है तो इनकी एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से सबसे ज्यादा बेसिक ये हुआ, फिर लेस बेसिक, फिर ये एम्फोट, और इसके बाद अगर कोई मिलता होगा तो वो हो जाएगा एसिडिक। सेम क्रोमियम के लिए यही केस है। ये लाइन तो आपको याद रखनी ही रखनी है, ये कभी भी पूछ सकते हैं कि ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर आयोनिक। मतलब स्कैंडियम के अलावा जितने भी मेटल है वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं दिस टाइप MO विच आर आयोनिक, लेकिन स्कैंडियम नहीं शो। थर्ड वन है Mn2O7, Cr3 एंड V2O5 आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बिकॉज इनका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड सच एज Cr3 एंड V2O5 have low melting point. V2O5 is amphoteric, predominantly acidic because it react with both base NaOH and acid HCl to give VO4 3- and VO2
+1 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका अलग ही केस चलता है। फिर आ जाता है फजान रूल। क्या होता है, जैसे स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर एंड लेसर विल बी आयोनिक कैरेक्टर। ये मैंने आपको फजान रूल की डेफिनेशन समझाई। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है कैटायन पे, वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है मॉलिक्यूल का। जैसे इसमें चार्ज है +2 और इसमें है +7, तो इसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है और इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अब कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में Mn2O7 के बारे में डिटेल पूछते हैं। ये कैसे बनता है, जब आप HMnO4 में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विच इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं तो Mn2O7 बनता है। जो इसकी बॉन्ड लेंथ रहती है उस पर भी क्वेश्चन आता है। जो इसकी मेटल ऑक्सीजन मेटल की जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो ज्यादा होती है मेटल ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, और जो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है वो पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड। एक नॉन लीनियर सिमेट्रिकल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। ईच Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन इंक्लूडिंग अ MnOM एन ब्रिज, और ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है नेचर में, और ये एक तरह का ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है। ये आपको याद रखना है कि ग्रीन ऑयली कंपाउंड। अब Mn2O7 के बाद अब हम पढ़ेंगे परमैग्नेट एंड मैग्नेटायन। परमैग्नेटायन होता है MnO4- एंड मैग्नेटायन होता है MnO4 2-। अगर आप 2- नहीं लिखना चाहते तो K2MnO4 और इसमें KMnO। परमैग्नेटायन में मैग्नीज +7 स्टेट में प्रेजेंट होता है और इसमें 3 to 0 मतलब डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इसका कलर होता है पर्पल। कलर का रीजन है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम O2- टू Mn+। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसकी डायमैग्नेटिक, बिकॉज इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, और स्ट्रक्चर इस तरीके का दिख। इसके बाद है मैग्नेट आयन, इसमें Mn+6 स्टेट में प्रेजेंट है और इसमें डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कलर होता है ग्रीन। कलर का रीजन है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम O2- टू Mn+6। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और स्ट्रक्चर हमें ऐसा। अगर हम KMnO4 में OH- बेसिक मीडियम डालते हैं तो वो K2MnO4 2- बनाता है, और अगर K2MnO4 2- में अगर हम H+ डालते हैं तो वो KMnO, तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू मीडियम ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें हमें ध्यान रखना है कि ऑल MnO बॉन्ड आर सेम इन MnO4- एंड MnO4 2-। इन दोनों में बोथ आयनों में जो पाई बॉन्ड है वो p पाई d पाई बॉन्ड है, बिकॉज पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बाय ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO। सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन देखेंगे हम फ्रॉम H2O8 2- और लेड ऑक्साइड। सबसे पहले Mn2+ आयन लिया, उसके अंदर H2O8 2- डाला और वाटर डाला, तो इससे हमारा KMnO4 बन जाता है। और सेकंड केस के लिए हम Mn+2 में PbO2 डालेंगे और साथ में वाटर डालेंगे, इसमें भी सेम KMnO4- बन जाता है। थर्ड मेथड होता है फ्रॉम पायरोसाइट और MnO। इसमें Mn+2 फर्स्टली Mn+6 में कन्वर्ट होता है, फिर बाद में Mn+7। इसमें हम MnO2 लेते हैं। सबसे पहले केस में KOH और ऑक्सीजन डालते हैं, इससे हमारे पास K2MnO4 बनता है जो +6 होता है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन। फिर इसे एसिडिक मीडियम में डालने के बाद ये पर्पल कलर का KMnO4 बना, साथ में MnO2 भी बनाता है जो ब्राउन कलर। सेकेंड केस में फ्यूज करते हैं हम MnO2 को विद KOH एंड ऑक्सीडाइज विद एयर प्रेजेंट ऑफ KNO3, तो इससे हमें K2MnO4 बनता है, और इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करने के बाद इन एल्कलाइन सॉल्यूशन हमें KMnO4 मिल जाता है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO। पोटेशियम परमैग्नेट फॉर्म डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल्स which are isostructural with those of KClO4। मतलब जो पोटेशियम परमैग्नेट है KMnO4 है वो डार्क पर्पल कलर की क्रिस्टल बनाता है जो सेम स्ट्रक्चर के होते हैं जो KClO4 का स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों आप स्ट्रक्चर देख। फिर उसके बाद जो सॉल्ट होता है वो ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता पानी में, बट अगर हम उस पानी को हीट कर देते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है 513 केल्विन में। मतलब KMnO4 डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है K2MnO4 और MnO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। KMnO4 हैज टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट। सबसे पहला है कि इसका कलर इंटेंस होता है, मतलब अलग ही दिख जाता है कि KMnO4 का, और ये डायमैग्नेटिज्म शो करता है along with टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है KMnO4 का डायोमैग्नेटिक होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 जो वीकली पैरामैग्नेटिक। फिर आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि KMnO4 को अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो Mn+2 मतलब +7 से +2 में चला जाता है। न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक मीडियम में +4 में चला जाता है, और बेसिक मीडियम में प्लस चला जाता है। इसको याद करने की ट्रिक है ANB 2 4 6। फिर हम देखेंगे
रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ध्यान देना, इन एसिडिक मीडियम अगर हम C2O4 2- लेंगे तो CO2 बना देगा। H2SO3 मतलब SO3 2- लेंगे तो वो SO4 2- बना देगा। सेम यही SO3 2- को SO4 2- बना देगा। NO2- को NO3- बना देगा। I- को I2 बना देगा। Fe+2 को Fe+3 बना देगा। और ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 को CO2 बना देगा। और H2S को सल्फाइड आयन H2-। इसमें ध्यान देना कि एसिडिक मीडियम में I- I2 में कन्वर्ट हुआ है। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है क्योंकि बेसिक मीडियम में कुछ और बन। इसमें जो MnO4 की डिकम्पोजिशन स्टेप है वो ये होती है। एन फैक्टर इसमें 5 आ। अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं कि कौन सा कितने टाइम्स इस्तेमाल होता है तो ये सारे जो भी ऊपर मैंने आपको बताया उन सबके डिटेल रिएक्शन दी गई। अब रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक मीडियम। तो जैसे उसमें I- से I2 बनता था लेकिन स्लाइटली बेसिक मीडियम में I- से IO3- आयोडेट आयन बनता है। और थायोसल्फेट से SO4 2- एंड Mn+2 से Mn+4 में चला। अब हम देखेंगे ऑक्सी एनायन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम में अगर हम क्रोमेट आयन CrO4 2- में एसिडिक मीडियम डाल लेते हैं तो वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर डाइक्रोमेट में अगर हम बेसिक मीडियम डालते हैं तो वो क्रोमेट आयन में। क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ये येलो कलर का होता है। क्रोमियम +6 स्टेट में प्रेजेंट होता है तो इसमें d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये एक डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और ये इसका स्ट्रक्चर आता है D2sp3 विच इज टेट्राहेड। और ऑल CRO बॉन्ड आर सेम ड्यू टू रेजोनेंस। और जो इसके स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप। अब डाइक्रोमेट आयन में Cr2O7 2- ऑरेंज कलर होता है। क्रोमियम +6 स्टेट में प्रेजेंट रहता है, सेम D0 है, डायमैग्नेटिक होगा। ये भी D2sp3 होता है विच इज टेट्राहेड्रल। जो इसमें टर्मिनल CRO बॉन्ड लेंथ होती है, ये वाली बॉन्ड लेंथ वो छोटी होती है ब्रिजिंग CRO बॉन्ड लेंथ क्योंकि उनमें रेजोनेंस। फिर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोम। सबसे फर्स्ट है क्रोमेटोज। FeCr2O4 लेंगे, उसमें सोडियम कार्बोनेट डालेंगे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डालेंगे तो इसमें सोडियम क्रोमेट बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। फिर इसके बाद अब हम इसमें H+ मीडियम डालेंगे। उसके बाद हमें Na2Cr2O7 देखने को मिलेगा। और पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हमें K2Cr2O7 का फॉर्मेशन देखने को मिले। ये आपको देखना है इसके इंपॉर्टेंट लाइनें कि K2Cr2O7 is very important chemical in leather industry and in preparation of azo. K2Cr2O7 is used as a primary standard in volumetric analysis और in acidic medium K2Cr2O7 act as an oxidizing agent। ये भी सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करके H2S को सल्फाइड आयन में कन्वर्ट करता है, 10+2 को 10+4 में, Fe+2 को Fe+3 में एंड I- को I2 में। और इनकी रिएक्शन ये दे रहे हैं। अब हम देखेंगे हैलाइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। द एबिलिटी ऑफ फ्लोराइड आयन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू 2 फैक्ट। सबसे पहला है हाई लैटिस एनर्जी, दूसरा है हाई बॉन्ड। आपको पता होना चाहिए द +7 स्टेट ऑफ मैग्नीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड। Mn फ्लोराइड 7 एग्जिस्ट ही नहीं करता लेकिन Mn2O7 एग्जिस्ट करता है। और MnO3F हैज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब ये पूछी जाती है कि हाईएस्ट मैग्नीज का फ्लोराइड है MnF4। ये शायद आया भी था। वेयर एज द हाईएस्ट ऑक्साइड इज Mn2O7। मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो +7 स्टेट में चला जाता है लेकिन अगर फ्लोराइड रहता है तो उसे +4 में ही जा पाता है। बिकॉज द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद मेटल explain its superiority, but while fluoride forms single bond with metal, but oxygen form डबल बॉन्ड विद मेटल। तो मेन रीजन यही है कि फ्लोराइड एक बॉन्ड बनाता है, इस वजह से वो सिर्फ Mn+4 तक ही पहुंच पाता है। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना पाता है, इस वजह से वो Mn को +7 स्टेट में पहुंचा। ये टेबल एनसीईआरटी में दी गई है कि ऑक्सीडेशन नंबर के साथ कौन से हैलाइड प्रेजेंट है मेटल की डी ब्लॉक। इसके बाद आपके लिए ये जो रेड बॉक्स में है, तो इस बार मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन या तो जेई में आएगा या तो कि मैनी कॉपर कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडर गो डिस्प्रपोर्शन। हम देखेंगे जैसे कॉपर +1 स्टेट में प्रेजेंट है तो उसके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर +1 प्रेजेंट होता है तो डिकम्पोज होके कॉपर +2 एंड कॉपर बनाता है क्योंकि एक्वस स्टेट में कॉपर +1 स्टेबल नहीं होता। ये आपको ध्यान देना है, एक एक्सेप्शनल केस है कि एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर +1 स्टेबल नहीं होता, वो डिकम्पोज होके
कॉपर +2 एंड कॉपर बना लेता है। बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ +2 कॉपर rather than copper +1 is due to the much more negative hydration enthalpy of copper +2 than copper +1, which more than compensate for the second ionization एंथैल्पी ऑफ कॉपर। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनशिएट कर देता है, इस वजह से वो डिकम्पोज हो। इसी के साथ अब हमारा डी ब्लॉक खत्म हो जाता है, लेकिन अब हमें पढ़ना है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज लैंथेनॉइड जिसमें 14 एलिमेंट आते हैं फॉलोइंग लैंथेनम, एंड एक्टिनॉइड जिसमें भी 14 एलिमेंट आते हैं फॉलोइंग एक्टिन। लैंथेनॉइड की याद करने की ट्रिक है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो। और एक्टिनॉइड की याद करने की ट्रिक है, थाना पागल उठा, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये इस ट्रिक से आप लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड याद कर सकते। इसमें 3 इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव इन एक्टिनॉइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट है वो सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन लैंथेनॉइड में सिर्फ पीएम प्रोमिथियम ही ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इसमें हमें देखना है कि जो एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक है वो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, और अगर हम उसे एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज। अब हमें देखनी है लैंथेनाइड सी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको सिर्फ 3 एलिमेंट में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। आप उसे याद कैसे करेंगे? जैसे इसमें टोटल 14 एलिमेंट है, तो फर्स्ट 6 एंड 7 मतलब पहले में सीरियम आएगा, वो एक्सेप्शनल है। फिर इसके बाद 6 एलिमेंट पे जैसे 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ एलिमेंट वाला एक्सेप्शनल है, और सिक्स्थ एलिमेंट वाले के बाद सेवेंथ एलिमेंट वाला 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ वाला एक्सेप्ट। मतलब इसमें 1 7 एंड 14 इन एलिमेंट में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आता है। इनमें डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो आप इस तरीके से याद। इरेगुलेटरी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ F0 एंड F14 ऑक्यूपेंसी। इसके रीजन से एक्सेप्शनल या इरेगुलरिटीज आती हैं। और स्टेबिलिटी इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड F7 और कंप्लीटली फिल्ड F14। मतलब जो हाफ स्टेबल के पास है जैसे ये और ये वाले, तो ये भी अपने जो डी में इलेक्ट्रॉन आना था वो एफ में भेज के उन्हें फुली स्टेबल कर दे। इसके बाद अब हमें देखना है ऑक्सीडेशन। लैंथेनॉइड जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि YB+2 एंड यूरोपियम +2 आर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन सीरियम +4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो रिड्यूस होगा, बिकॉज दे कन्वर्ट इटसेल्फ टू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज प्लस। ये जो मैंने आपको पहले बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन आएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से बता दीजिए कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन सा। तो ये 4 आप रट लीजिएगा। इसके बाद आता है इनोट वैल्यू ऑफ सीरियम +4 से सीरियम +3 is 1.74, which suggests that cerium +4 can oxidize water, but this reaction is very slow and hence cerium +4 is a good analytical reagent. इसके बाद ऑक्सीडाइज ऑफ मेटल हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाते हैं TB, DY, PR एंड N, और SM has similar behavior like यूरोपियम, both have +2 and +3 ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। F0 प्रेजेंट है तो वो डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या एब्सेंट। F14 प्रेजेंट होगा तो भी डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। F1 से F13 प्रेजेंट इतने इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है f ऑर्बिटल में। अब हम देखेंगे कलर। मैनी ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड Ln+3 आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट। ठीक है, कलर इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ f इलेक्ट्रॉन, मतलब FF ट्रांजिशन के थ्रू लैंथेनॉइड में कलर आता है। F0 and F4 type ion do not show any color because FF transition is not possible because all the electron are in paired condition. F0 and F14 दोनों ही कलरलेस आते। इसके बाद रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड एनसीईआरटी में दी गई है कि अगर हम लैंथेनॉइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो Ln2O3, सल्फाइड के साथ Ln2S3, कार्बन एट 2500 डिग्री सेल्सियस तो LnC2, और LnHCl के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और LnCl3 बनाएगा, और अगर हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो LnX3, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नाइट्रोजन के साथ Ln और नाइट्रोजन का एक कंपाउंड Ln फॉर्म ऑक्साइड Ln2O3 and hydroxide LnOH whole twice and both are basic
लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाइड्रो, मतलब दोनों ही बेसिक होते हैं जैसे कैल्शियम के ऑक्साइड होते हो। ये ट्रिक याद रखनी है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल तरीके से। लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिसिटी डिक्रीज कर और साइज भी डिक्रीज करता है। जैसे लेंथेनम से अगर हम लुटेशियम तक जाएंगे तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी और साइज भी डिक्रीज होगा, ये आपको याद ही याद। फिर इन जनरल इनिशियल मेंबर ऑफ lanthanide सीरीज हैव रिएक्टिविटी सिमिलर टू कैल्शियम। इनिशियल मेंबर ऑफ lanthanide सीरीज की जो रिएक्टिविटी होती है वो सिमिलर होती है कैल्शियम की, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने के बाद एलिमेंट की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है एंड मोर लाइक एल्यूमिनियम की तरह हो जाती है। ये एक एनसीईआरटी की लाइन। इसके बाद है यूजेस ऑफ lanthanide। सबसे पहला है alloy steel। बेस्ट यूज इज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई स्ट्रेंथ alloy steel फॉर प्लेट्स एंड पाइप। सेकंड वन इज मिश मेटल बनाता है। वेल नोन अलॉय है ये lanthanide मेटल का। इसमें lanthanide मेटल आता है 95% एंड आयरन आता है 5। यूज इन गैस लाइट। थर्ड है कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। Unseparated mixture of lanthanum and lanthanoid is pyrophoric material used as catalyst in petroleum cracking. Fourth one is phosphorus. Some individual Allen oxide are used as phosphorus in television and fluorescence. इसके बाद लास्ट टॉपिक एक्टिनॉइड। द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है दो रीजन, ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और ड्यू टू देयर रेडियो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ही अलग चलता है, ये तो आपको खुद याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनी है, ये आपको खुद ही याद। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरेनियम is the heaviest natural occurring element है। After uranium, 12 more elements have been artificially synthesized and are sometimes called the trans-uranium। यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट को हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। एक्टिनॉइड होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं and earlier member have relatively long half life and later one have half life value ranging from day to 3 minutes from lawrencium। The later member could be prepared only in nanogram, मतलब उनकी हाफ लाइफ टाइम बहुत कम होती है, मिनिमम 3 मिनट्स तक जा, तो वो बहुत जल्दी एयर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इस वजह से वो सिर्फ नैनोग्राम क्वांटिटी में ही मिलते। द 5f ऑर्बिटल resemble the 4f orbital in their angular part of the wave function. They are not as buried as 4f orbital and hence 5f electron can participate in bonding to a far greater। फिर हम अपने देखना है एटॉमिक रेडिया। एक्टिनॉइड ऑल्सो शो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है? क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन, मतलब सीरीज में जाने में, लेफ्ट टू राइट जाने में हमारा साइज डिक्रीज होता जाता। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि रेडियाई कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एक्टिनॉइड में एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड है मेनली, ये बहुत सारी स्टेट शो करते हैं लेकिन मेनली ये +3 एंड +4 में पाए जाते हैं। और द रीजन फॉर मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट इज बिकॉज 5f 60 एंड 7s तीनों ही ऑर्बिटल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में काम आते। द एलिमेंट इन फर्स्ट हाफ सीरीज frequently exhibit higher oxidation state. For example, the maximum oxidation state increases from +4 to +7। The actinoids show in general +3 oxidation। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की। अपार्ट फ्रॉम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 एंड +4 भी दिखाते हैं। ऑल एलिमेंट आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट promethium। Lanthanoid contraction is less than actinoid contraction। Lanthanoid have lesser tendency toward complex formation। Oxide and hydroxide are relatively less basic। Element have less length। फिर आता है actinoid। Apart from +3 oxidation state, ये +4, +5, +6 भी दिखाते हैं और +7 भी दिखाते हैं। इसमें सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। Actinoid contraction is more than lanthanoid contraction। Actinoid have relatively stronger tendency toward complex और oxide and hydroxide more basic होते हैं compared to lanthanoid। Element have relatively more dense। इसी के साथ आपका डी एंड एफ ब्लॉक खत्म हुआ और इसी में आपकी पूरी एनसीईआरटी की सारी लाइन कवर कर दी गई है और इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू।